तो सबसे पहले बात हम लोग करें बेटा इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या है? हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। यानी एक बॉडी जो है उसका यूनिट सरफेस एरिया यूनिट टाइम में कितनी हीट रेडिएट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक बॉडी है ना, और इसकी कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगी, इसकी सरफेस एरिया ए है, और ये क्या कर रहा है बेटा? हीट रेडिएट कर रहा है ना। मान लो ये टी टाइम में क्या कर रहा है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है। यानी टी टाइम में कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है बेटा? क्यू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है। तो यहां पर इमिसिव पावर अगर मेरे को कोई बोलेगा, ठीक है, तो कैसे करूंगा? E इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर। यानी यूनिट एरिया, मान लो इसका यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब इसका यूनिट एरिया लो, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। इसका 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में, पर यूनिट सेकंड क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में कितना हीट रेडिएट कर रहा है, दैट इज नोन एज इमिसिव पावर। तो आपको एरिया और टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट रेडिएटेड कितना हो रहा है? क्यू, तो क्यू बाई एरिया अपॉन टाइम। तो इसका कोई ऐसा यूनिट बता सकता है मेरा क्या होगा इमिसिव पावर का? कैन एनीबॉडी टेल मी द एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर? क्या है? क्यू बाई ए बाई टी। यानी हीट, हीट का क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर पर और सेकंड। मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड लिख सकते हो, या आपको पता है कि जूल अपॉन सेकंड क्या होता है? वाट। जूल अपॉन सेकंड क्या होता है? वाट। पावर बाई वर्क डन बाई टाइम इज पावर। तो आप जूल बाई सेकंड को यहां पर क्या लिख सकते हो? यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाट मीटर स्क्वायर टू। यानी जूल ये भी यूनिट हो सकती है और ये भी यूनिट हो सकती है। क्लियर है बेटा? अब यहां पर इमिसिव पावर तो मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हीट वो इमिट कर रहा है, बट हो सकता है कि ये एक्चुअली इमिसिव पावर है, एक वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एक वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। भाई हो सकता है एक पर्टिकुलर सरफेस किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा इमिट कर रही हो, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को कम इमिट कर रही हो। मे भी पॉसिबल ना हो सकता है कि एक सरफेस एरिया पे मैं कोई रेडिएशन दे रहा हूं, वो ग्रीन कलर को ज्यादा इमिट कर रही हो, वो येलो कलर को कम इमिट कर रही हो। तो येलो कलर की अलग पावर इमिसिव पावर हो जाएगी, ग्रीन कलर की अलग इमिसिव पावर हो जाएगी, है कि नहीं? तो दैट इज इमिसिव पावर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इमिसिव पावर डिपेंड्स अपॉन। तो इमिसिव पावर किस चीज पर डिपेंड करेगा बेटा? बता दो जरा। एक तो करेगा वेवलेंथ पर, मैं बोल रहा हूं कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की इमिशन अलग अलग हो सकती है ना। तो एक तो करेगा वेवलेंथ पर, और एक किस पे करेगा? टेम्परेचर। भाई ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा हीट वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा, है ना। तो आप इसको वेवलेंथ स्पेसिफिक भी बना सकते हो, यानी इमिसिव पावर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का निकालना है तो हीट रेडिएटेड बाय पर्टिकुलर वेवलेंथ अपॉन एरिया अपॉन टाइम, है ना। किसी स्पेसिफिक, क्योंकि हर स्पेसिफिक वेवलेंथ की इमिसिव पावर अलग अलग हो सकती है ना। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि कोई बॉडी की इमिशन की कैपेसिटी जो है वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर सकती है। कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा इमिट कर रहा होगा तो उसकी इमिसिव पावर ज्यादा होगी, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट कर रहा होगा तो उसकी इमिसिव पावर क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बेटा? ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए। यानी ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। सर ये केमिस्ट्री वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सेम है ना? केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो आप लोग? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ वैसे ही है, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े होगे ना। नहीं सर उसमें चैप्टर 2 में। हाँ, थर्मोडाइनमिक्स में ही पढ़े होगे शायद, या काइनेटिक नो थ्योरी ऑफ सर। गैसेस। तो एक होता है बेटा एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? कितना आप दे रहे हो, कितना वो बॉडी ले रहा है, दैट इज द एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब कि रेशियो ऑफ हीट इंसिडेंट बाय द बॉडी टू, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द हीट इंसिडेंट बाय द बॉडी। एक बॉडी कितना हीट आप उसको दे रहे हो, कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है, यहां पर कोई भी बॉडी मान लो, आप इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट हीट। और ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब।
अगर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो भाई 100% उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगी। नहीं, एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यानी ए इज इक्वल टू क्या है, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो आप क्या कर सकते हो, हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। जैसे मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं आप पे, इंसिडेंट कर रहा हूं, आप उसका कितना पार्ट एब्जॉर्ब कर रहे हो, दैट इज योर एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहे हो तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू यानी हीट क्या है, हीट एब्जॉर्ब, कितना आपने एब्जॉर्ब किया, डिवाइडेड बाय उस बॉडी को कितना हीट आपने दिया, यानी हीट इंसिडेंट। ठीक है ना। अच्छा, इसका यूनिट कोई आदमी बता दो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर। सर नहीं होगी यूनिट ही नहीं होगी, क्यों, सर क्योंकि ऊपर यूनिटलेस होगा। नीचे भी हीट, तो ये क्या होगा बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, है ना। कि ऊपर भी जितना आप हीट उसको दे रहे हो, नीचे भी उतना ही हीट होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर भी हीट डिवाइड बाय नीचे भी हीट, तो क्या हो जाएगा बेटा, यूनिटलेस। या क्या हो सकता है, डायमेंशनलेस ना। हाँ, कट जाएगा दोनों की यूनिट, तो ना तो यूनिट होगी ना डायमेंशन होगी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एब्जॉर्प्टिव पावर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, जितना हीट आप दे रहे हो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना भाई, ज्यादा मैक्सिमम तो ये हो सकता है कि जितना हीट आपने दिया उतना सारा का सारा absorb कर लिया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। यानी एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना भाई। मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में बात करो बेटा, तो ये भी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है ना, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को कम ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है कोई बॉडी पे मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, वो रेड कलर को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं और ग्रीन कलर को कम ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो रेड कलर की तो एब्जॉर्प्टिव पावर उस केस में ज्यादा हो जाएगी और ग्रीन। तो ये भी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू लैम्डा ऑब्जॉर्ब। यानी अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू लैम्डा इंसिडेंट। सही है बेटा। ये क्या आप लगा दिए स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ का अगर आपको निकालना है। ओके सर। ठीक है, चलिए अब आ गया जी नेक्स्ट, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी बेटा उसको बोलते हैं कि आप इसको जितनी रेडिएशन दो, किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन दो, सब के सब एब्जॉर्ब कर जाए। ग्रीन दो एब्जॉर्ब, येलो दो एब्जॉर्ब, अल्ट्रावायलेट दो एब्जॉर्ब, एक्सरे दो एब्जॉर्ब, वट एवर रेडिएशन यू आर गिविंग टू देम दैट एब्जॉर्ब ऑल द बॉडीज, दैट इज नोन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। भैया पूरा का पूरा खा जाएगा, ये सबको संभालेगा अपने अंदर, इतना ये भूखा है रेडिएशन का। तो आप क्या कर सकते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को नहीं, जो भी वेवलेंथ की लाइट उसको दोगे सारा का सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज नोन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अगर मैं कहूं कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा, तो कितना होगा बता सकते हो? 0 सर 1। 1 होगा ना, 0 कहां होगा, जितना दे रहा हूं। यहां देखो क्या है, जितना आप दे रहे हो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो ऊपर भी जो वैल्यू होगा नीचे भी वही होगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की हमेशा एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी, 1 होगी, ध्यान रखना। 0 तो तब होता है जब कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, चाहे कोई लैम्डा स्पेसिफिक भी कहेगा तो भी 1 ही होगा ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, सारी वेवलेंथ, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को कम ऑब्जर्व कर, नहीं, मैं कह रहा हूं ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट दे विल ऑब्जर्व। यानी वो क्या करेगा, पूरा का पूरा को ऑब्जर्व कर ले। यानी आप कह सकते हो कि इसमें क्या हो जाएगा, 0 रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन होगा क्या इसमें परफेक्टली ब्लैक बॉडी में, बताओ। रिफ्लेक्शन अगर होगा तो फिर तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ ही पार्ट एब्जॉर्ब किया, कुछ पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो नो रिफ्लेक्शन, ये 0 रिफ्लेक्शन। या आप कह सकते हो नो ट्रांसमिशन, ना तो रिफ्लेक्शन होगा और ना ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि ट्रांसमिट करने का मतलब कुछ पार्ट लिया कुछ पार्ट को आगे ट्रांसमिट कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है, सही बात समझ में आ रही है?
यस सर। अब यहाँ यस सर। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एक और बात है, जो मेन बात यह है कि अगर किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को बहुत ज्यादा हीट कर दो, ओवर हीट कर दिए, जैसे इसको ऐसे लिखो, यहां तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं लिख रहा हूं कि व्हेन परफेक्टली ब्लैक बॉडी is heated to a suitable temperature, suitable high temperature लिख लीजिए, high temperature, it emits all types of radiations of all possible wavelength। यानी अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसको बहुत ज्यादा आपने हीट कर दिया, तो वो ऑल पॉसिबल रेडिएशन को अपने से इमिट करने लगेगा। ऑल पॉसिबल का मतलब क्या है? जितनी भी वेवलेंथ आपको दिख रही है, यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करने लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा इमिट कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को कम इमिट कर रहा होगा, बट व्हेन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, देन इट इमिट्स ऑल द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ऑल वेवलेंथ। 400 नैनोमीटर, हाँ वो भी कर रहा है, 500 नैनोमीटर वो भी कर रहा है, 900 नैनोमीटर वो भी कर रहा है, 1000 नैनोमीटर वो भी कर रहा है। मतलब जितनी भी वेवलेंथ हो सकती है वो सारे वेवलेंथ को इमिट करेगा। इसका एग्जांपल भी आप जान सकते हो क्या? सन एंड स्टार्स। ये बहुत ज्यादा हीट होती है, देखते हो ना, सारे पॉसिबल रेडिएशन वो क्या करते हैं, अपने से छोड़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए जब आप किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, तो वो सारे वेवलेंथ की लाइट अपने से इमिट करना शुरू कर देगा। यानी वो कैसा स्पेक्ट्रम बनाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक होता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ हमें वेवलेंथ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा तो वहां गैप आ जाएगा। ये कर नहीं, ऐसा कोई वेवलेंथ ही नहीं जो आपको नहीं मिलेगा, ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ जो है वो दिखता है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी की कलर जो है ना, जनरली ब्लैक क्यों होती है? क्यों ब्लैक बॉडी बोलते हैं? क्योंकि ब्लैक बॉडी की कलर जो है ना, ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि कलर किस वजह से होती है बेटा? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप पढ़ रहे हो ना कि कोई भी लाइट फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको कलर जो है आपके आईज में जाती है और आपको रेटिना जो कलर को एब्जॉर्ब करता है। बट ब्लैक बॉडी से तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉडी के बारे में बोल लो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो है जो ऑल द पॉसिबल जितने भी हीट, ऑल द वेवलेंथ की दे रहा है, वो सारे को सारे को क्या कर ले? अब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जब वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्ट तो जीरो कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स लाइक अ ब्लैक कलर, because there is no reflection coming out from them, so that's why no color is appearing। क्लियर है बेटा? गेट इट? ओके। अब यहां पर आ जाइए बेटा, थर्ड लॉ, किरचॉफ्स लॉ। मैंने लॉ पढ़ रहे हैं, हालांकि किरचॉफ्स लॉ एक 12th क्लास में भी है जो करंट और वोल्टेज से बात करता है। यहां पर किरचॉफ्स लॉ अलग है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक बॉडी आपके पास दिया हुआ है, यहां पर भी एक दिया हुआ है और यहां पर भी एक दिया हुआ है। ये एक बॉडी है एक्स, ये एक बॉडी है वाई, और ये एक बॉडी है ब्लैक बॉडी। कौन बॉडी है बेटा? ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो मान लो इसको भी मैं मान लेता हूं जेड। तो सेम लैम्बडा और टी इसको रख रहे हैं, सेम वेवलेंथ सेम टेम्परेचर, ठीक है ना। यहां पर भी क्या कर रहे हैं? सेम वेवलेंथ सेम टेम्परेचर। यहां पर भी क्या कर रहे हैं बेटा? सेम वेवलेंथ और सेम टेम्परेचर, ठीक है। आते हैं बेटा हर्षित, हर्षिताली आपके क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है ना। सेम वेवलेंथ सेम। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी तीनों को मैं वेवलेंथ लैम्बडा दे रहा हूं और टेम्परेचर टी है, ना तो मैं वेवलेंथ का डिफरेंस रखा हूं ना मैं टेम्परेचर का डिफरेंस रखा हूं। तो किरचॉफ्स लॉ कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और फॉर सेम टेम्परेचर ऑल द सब्सटेंसेस हैव सेम रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर। यानी इस एक्स का कुछ इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, रेशियो उसका। तो यहां इमिसिव पावर क्या हो जाएगा? ई एक्स, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगा? ए एक्स। यहां इमिसिव पावर क्या हो जाएगा? ई वाई, यहां इमिसिव पावर क्या हो जाएगा बेटा? ई वाई ना। तो यहां इमिसिव पावर हो जाएगा ई वाई और यहां क्या हो जाएगा? ए वाई।
यहाँ इमिसिव पावर क्या हो जाएगा, ई इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी डिवाइड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो किरचॉफ्स लॉ यही कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर the ratio of emissive power and absorptive power is same for all the bodies and that is equal to emissive power of black body। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ex by ax is equal to ey by ay is equal to emissive power of black body। why I have taken emissive power of black body, मैंने ए बी हटा क्यों दिया सर? क्योंकि वो 1 के इक्वल है। 1 होगा क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर है बेटा, है ना, और ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है 1। तो लेकिन ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर पर ही वैलिड है, यानी कोई भी सब्सटेंस है, आपके पास एन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, अगर आप उनको सेम वेवलेंथ और सेम टेम्परेचर है तो उनका एब्जॉर्प्टिव पावर बाय इमिसिव पावर कांस्टेंट होगा और वो बराबर होगा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक, क्योंकि उसका ए बी जो है एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर बेटा, समझ रहे हो ना? यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, एन नंबर ऑफ सब्सटेंस है, तो उसका इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर बराबर दूसरे का भी इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, ऐसे ऐसे करके आप एन नंबर ऑफ बॉडी का इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर दैट इज इमिसिव पावर टू द ब्लैक बॉडी, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्टिव 1 होती है। लेकिन ये कंडीशन है कि सभी के पास लैम्डा और टी स्पेसिफिक सेम होना चाहिए। There is all the bodies have equal। जैसे मेरे पास एक बॉडीज है यहाँ पे पेन, इसको मैंने लैम्डा दिया और टी दिया, तो इसका रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इस बॉडी को भी सेम वेवलेंथ सेम टेम्परेचर है, तो इसका भी रेशियो ऑफ इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर विल बी सेम। कभी ये मत समझिएगा कि इमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर सेम होगा, उसका रेशियो सेम होगा। यानी आप इसको एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हो कि ई बाई ए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो। यानी अगर इसको शॉर्टकट में मैं लिखूं तो E बाई ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट। यानी E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, A इंटू कॉन्स्टेंट। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, A। कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट रखोगे, अब कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखोगे। ठीक है, समझिए बात। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर किसी की इमिसिव पावर इंक्रीज होगी तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी इंक्रीज होगी, है कि नहीं? अगर कोई ज्यादा इमिट कर रहा है लाइट तो ज्यादा अब्सॉर्ब भी करेगा, कोई ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा इमिट भी करेगा, है ना? देख रहे हो ना, सेम रेशियो। यानी ई बढ़ेगी अगर तो उसका ए भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। अगर किसी का ई घटेगा तो उसका ए भी घटेगा भाई साहब। ज्यादा इमिट धन 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 रेडिएशन इमिट कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन के टाइम में भी वो जल्दी लेगा। ज्यादा इमिशन ज्यादा अब्जॉर्प्शन, लेस इमिशन लेस अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं ना, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अ गुड इमिटर और गुड ऑब्जर्वर। अगर कोई गुड इमिटर है तो गुड, और कोई बैड इमिटर है तो बैड ऑब्जर्वर भी है। तो मैं इस सेंटेंस को, यहां से हमको एक कंक्लूजन निकला, और वो कंक्लूजन हमको क्या निकला कि अ गुड इमिटर आर, सॉरी गुड इमिटर लिखना होगा यहां पे, a good emitter are good absorber। अगर कोई ज्यादा इमिट कर रहा है तो ज्यादा अब्सॉर्ब भी करेगा। जैसे इसको एग्जांपल हम ले सकते हैं सैंड। सैंड समझ रहे हो ना, बालू। अब सैंड को क्या होता है ना, रेगिस्तान में जब होता है तो कहते हैं कि दिन के टाइम में बहुत जल्दी हो रही, ठीक है, समझ रहे हो? अगर कोई दिन के टाइम में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी अब्सॉर्ब कर रहा है। कहते हैं रात के टाइम में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है ना? सुने हो ना? क्यों? क्योंकि गुड एब्जॉर्बर, गुड इमिटर, ज्यादा अब्सॉर्ब किया, ज्यादा इमिट भी कर रहा है फटाफट। दैट्स व्हाई तो उनका रेशियो क्या है, सेम है। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहां तक? चलिए अब आते हैं बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी बड़ा इजी है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कह रहा है ना? इसको कुछ ऐसे समझो
कि मान लो एक ग्राफ ले लो यहां पर, ठीक है ना, और ये किसकी ग्राफ है, इंटेंसिटी की ग्राफ है, और ये किसकी ग्राफ है, वेवलेंथ की ग्राफ है, ठीक है ना, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ की ग्राफ है यहां पर। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मान लो। तो देखो हर पर्टिकुलर, यानी ये इंटेंसिटी ग्राफ है, तो हर पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मान लो इसको λ1, इसको λ2, इसको λ3, और इसको मैं λm मान लेता हूं, इस वाले पार्ट को। यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है बेटा, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। यानी λm पर आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। नॉट कि ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, नहीं, वेवलेंथ, इस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी की लाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको किस पे मिल रही है, यानी एक्सएम जो मैं ले रहा हूं, दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यानी इस वेवलेंथ की लाइट उस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी। हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, बस इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब ये वाला ग्राफ जरा देख लो आप। तो ये ग्राफ क्या हो गया बेटा, कि अगर कोई वेवलेंथ, देखो यहां पर टेम्परेचर T1 है, तो आपको यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, T1 है ना, तो इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, ठीक है ना। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो वो वेवलेंथ जिस पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, वो थोड़ा सा पहले ही आ गई। फिर आपने थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाया, तो वो वेवलेंथ जिस पर आपको, यानी λm, वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जा रही है बेटा, कम हो जा रही है, यानी यहां पर आ जा रही है। फिर आपने थोड़ा और टेम्परेचर को बढ़ाया T4, तो आप क्या देख रहे हो कि थोड़ा और पहले शिफ्ट हो गई। यानी आपका एक λm जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है। यानी पहले मान लो 900 नैनोमीटर पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया 800 पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जा रही, फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया 600 पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते जा रहे हो, लैम्डा एम वो लैम्डा है जिस पर आपको इंटेंसिटी की रेडिएशन मैक्सिमम, नॉट कि मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। यानी ये वो वेवलेंथ है जिस पर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। तो वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिल रही थी, वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते जा रहे हो, वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यही कहता है विन्स लॉ कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Any temperature is increasing, the lambda m is decreasing. Whatever temperature you are increasing, the wavelength at which maximum intensity is received, that is goes on decreasing. यानी यहाँ कैसा मामला हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला मामला हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यानी हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, कि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यही होगा बेटा। टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है ना। और आपको पता है कि इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमको क्या डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो मैंने एक कांस्टेंट डाल दिया, b इंटू क्या हो गया, सॉरी इक्वल्स लिखना होगा यहाँ पे, b इंटू 1/t। एक कांस्टेंट तो डालना पड़ेगा जब आप इसको इक्वल्स में लिखोगे तो बेटा। आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट है, जानते होंगे ये सब बात, जानते हैं ना। यस सर। और क्या होगा, मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, यानी आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू b/t। ये b क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वीन्स कांस्टेंट। क्योंकि वीन्स ने दिया था ना, तो इसीलिए इसका क्या नाम देते हैं, वीन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा यहां पर एक और बात जान लीजिए, अच्छा पहले इसका बताते हैं। वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। वैसे भी देखिए यहां से आप निकाल सकते हो, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा,
वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। तो वेवलेंथ तो लंबा लेंथ है ना, तो ये हो जाएगी मीटर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगी केल्विन, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर केल्विन। अच्छा, यहां पर टेम्परेचर जब भी आपको रखेंगे आप केल्विन में रखेंगे, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। आगे बात समझ में यहां तक किसी को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी मैंने बता दिया आपको ग्राफ से, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यानी मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2, रेशियो इसका क्या लिख सकते हो आप, T2 बाई T1, लिख सकते हैं ऐसा बेटा, इनवर्स यस सर। प्रोपोर्शनल यस ऐसा लिख सर। सकते हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी यहां पर आप कह सकते हो कि लैम्डा m और t का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, वही b कांस्टेंट आ रहा था, ये होगा ना, यहां पर हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, लैम्डा m1 इंटू T1 बराबर लैम्डा m2 इंटू T2 इक्वल्स होगा। ये रेशियो याद रखिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैसे भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर का उल्टा रखना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है? यस सर। चलिए अब एक देख लेते हैं। यहां पर क्या दिया, ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस इमिट रेडिएशंस विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 5000 एंगस्ट्रॉम। एक ब्लैक बॉडी है, उसकी टेम्परेचर दी हुई है, और वो कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी किस वेवलेंथ पर दे रहा है, 5000, यानी T1 आपको दिया हुआ है, और T1 कितना दिया है, 1227 डिग्री सेल्सियस। कितना वेवलेंथ की लाइट वो इमिट कर रही है, यानी कौन सा वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? तो कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1000, इंक्रीज्ड बाय का मतलब पहले से जितना था उससे 1000 और बढ़ा दिया गया, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1227 अब प्लस कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2227 डिग्री सेल्सियस। तो लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी अब किस वेवलेंथ पर होगी, यानी अब कौन सी वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जॉर्ब होगा, तो यहां पर लगा दीजिए आप विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि लैम्डा टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्डा m1 बाय लैम्डा m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, T2 बाई T1। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैं बताया था कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है आपको, तो इसको चेंज किया तो 1227 प्लस 273, 273 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 1500 केल्विन। यहां पे भी देखो 2227 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 2500 ना, 2500 केल्विन। अब लगाओ यहाँ पे लैम्डा m की वैल्यू कितनी है बेटा, इस फर्क के बाद 5000 डिवाइडेड बाय लैम्डा m2 तो हमको निकालना ही है, इज इक्वल टू T2 कितना है बेटा 2500, और T1 कितना है 1500। हमेशा केल्विन में रखना, अगर यही क्वेश्चन आप डिग्री सेल्सियस में रख के बनाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो कट गया 0 से 0, फिर 5 से कट कर दो 5, और ये कट कर दो 3, फिर ये 5 से कितने टाइम्स कट हो जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा बेटा लैम्डा m2 3 इंटू 1000, तो लैम्डा m2 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 3000 एंगस्ट्रॉम। वैसे भी देखो टेम्परेचर बढ़ रही है, तो लैम्डा किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भाई पहले 5000 था, तो 5000 तो होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सेम तो रहेगा ही नहीं, टेम्परेचर जब बढ़ रही है तो घटेगा ही घटेगा 5000 से, तो ना तो 5000 हो सकता है ना 6000 हो सकता है, बढ़ भी नहीं सकती, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा तो घटेगी नहीं, 5000 से तो कम ही आंसर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, बाकी ये दोनों में से कोई हो सकता था, क्योंकि 5000 से नीचे दो ही है, तो हमने कैलकुलेट किया और वो कितना आएगा 3000 आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे आ जाइए बेटा, स्टीफन लॉ। इसको स्टीफन लॉ भी बोल सकते हो आप, या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोल सकते हो। यू कैन से इट स्टीफन लॉ, यू कैन से इट एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन लॉ क्या कहता है, ब्लैक बॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं, पहले किसके लिए बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी, उसके बाद अदर बॉडी के लिए भी बात कर लेंगे। तो ये क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, समझिएगा इसको, बहुत आसान है, यानी ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4। इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, यानी आई से अगर इंडिकेट करते हो तो दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। तो यहां पर क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4, यानी टेम्परेचर के साथ आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बढ़ेगी। अगर मैं टेम्परेचर को दुगुना कर दूं, मान लो ट्वाइस कर दूं, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 4 टाइम्स 2 पे पावर कितना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स 16 टाइम्स है ना, टी पे पावर 4 ना, तो 16 टाइम्स ना 2 का पावर 4, 2t पे पावर 4 करो तो कितना हो जाएगा, ये 16t4 हो जाएगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली घटने के लिए भी उतना टाइम पे पावर 4 घटाना पड़े। तो इंटेंसिटी में क्या बोल रहा हूं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T4। अब मैथमेटिकली आपको पता है कि अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा T4। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, स्टीफन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है ना, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्टीफन कांस्टेंट दे देंगे। और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67, हाँ 5.67 इंटू वाट, सॉरी 5.67 इंटू 10 पे पावर -8 वाट मीटर का पावर -2 केल्विन का पावर -4। आप यहां से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला से आप सिग्मा निकाल सकते हो। क्या आ रहा है बेटा, E/A/T और यहां रख दो T पे पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहां रख दो, इसका यूनिट हो जाएगा जूल, सबकी यूनिट रखोगे तो जूल पर सेकंड को क्या लिख सकते हो, वाट लिख सकते हो, यानी यहां से आप फॉर्मूला से यूनिट निकाल सकते हो। तो यहाँ एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्मॉल t सिग्मा और T पे पावर 4, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा A स्मॉल t और T पे पावर 4, इतना आपका एनर्जी जो है निकल जाएगा। जहां पे स्मॉल t क्या है, स्मॉल t को टेम्परेचर मत समझ ला, यहां पर स्मॉल t जो है वो टाइम है और कैपिटल T जो है वो क्या है, टेम्परेचर है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इतना एनर्जी आपको मिलेगी किसी से। एनर्जी भी टेम्परेचर के पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है, 4 पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो 4 टाइम्स एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यहां इन टर्म्स ऑफ पावर मेरे को निकालना है, इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर का टर्म्स में मेरे को निकालना है। तो एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा A/T और T पे पावर 4, यही है ना एनर्जी का अभी मेरे पास। इतना एनर्जी जो है एक बॉडी जो है वो रेडिएट कर रही है, ठीक है ना। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी का रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दो या एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, जो करना है कर। तो यहां पर क्या कर दोगे, d/dt सिग्मा A/T और T पे पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू T का डिफरेंशिएशन क्या होगा, T पे पावर 1 है ना, तो पता है आपको उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगी, T तो कितना हो जाएगा सिग्मा, वैसे टाइम से डिवाइड भी कर सकते हो, टाइम से डिवाइड करो T कट जाएगा, तो सिग्मा A/T पे पावर 4, यानी इतनी पावर रेडिएट करेगी। पावर भी T पे पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी भी T पे पावर 4 डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो पावर भी क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगी। क्लियर बेटा यहां तक सभी आदमी को? Yes, sir. अच्छा, एक बात और बता देता हूं, ये तो मैंने निकाल दिया ब्लैक बॉडी के लिए, कोई और बॉडी अगर होगा, फॉर अदर बॉडी, बहुत आसान है, फॉर अदर बॉडी यानी किसी और बॉडी के लिए आपको निकालना है, ब्लैक बॉडी के लिए नहीं, किसी और बॉडी के लिए निकालना है, तब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा E/A/T और T पे पावर 4। अभी मैं बताता हूं ये स्मॉल e क्या है, और पावर इज इक्वल टू हमको रखना पड़ेगा E सिग्मा A/T पे पावर 4। अगर कोई ब्लैक बॉडी नहीं है तो आपको एक नया टर्म्स इसमें इंक्लूड करना पड़ रहा है, दैट इज इमिसिविटी, यानी दैट इज नोन एज इमिसिविटी। और इमिसिविटी कुछ नहीं है, एक प्योर नंबर है, यानी कह सकते हो इमिसिविटी इज अ प्योर नंबर, यानी ओनली एक नंबर है, ना तो इसकी यूनिट होती है ना इसकी डायमेंशन होती है,
हर बॉडी की इमिसिविटी अलग होती है। क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए अगर बात करेंगे, यानी फॉर ब्लैक बॉडी डेट नॉट इमिसिव पावर, इसको कंफ्यूज नहीं, इमिसिव पावर नहीं, इमिसिविटी इज अ टर्म्स कर सकते हो। तो यहां पर ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी जो है ना बेटा वो होता है 1, इसीलिए यहां पे नहीं लिखे हैं। यहां पे भी देखो 1 पुट करोगे टर्म्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए वो इमिसिविटी 1 होती है, लेकिन कोई और बॉडी के लिए इमिसिविटी अलग अलग होती है, यानी ये 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है। यानी इमिसिविटी जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है। ब्लैक बॉडी के लिए हाईएस्ट होता है दैट इज 1, बाकी बॉडी के लिए 0.8 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0। तो कोई और बॉडी रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, बल्कि मैं तो कहूंगा यही फॉर्मूला याद रखो भाई। ब्लैक बॉडी के लिए आपको पता है 1 रखना है, तो 1 रख दोगे तो वैसे भी हट जाएगा, ये बन जाएगा ना। सही है, एनर्जी और पावर दोनों कर सकते हो, क्लियर है ना। इमिसिविटी को मेजर कैसे करना है, तो बेटा इमिसिविटी क्या हो जाएगा, या तो पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये यही होगा ना। इमिसिविटी का मतलब पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पावर, देखो ये ब्लैक बॉडी, हाँ इमिसिविटी में क्या हो जाएगा, पावर ऑफ स्मॉल बॉडी ई बाय कैपिटल ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी निकल जाएगी, या इमिसिविटी ऐसे निकल जाएगी, एनर्जी बाय बॉडी डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है हर्षाली बेटा, इससे निकल जाएगा। चलिए अब यहां पर एक और चीज देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा आंसर होगा। कोई ब्लैक बॉडी अभी पढ़े ना सर एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी क्या है, टी पे पावर 4। वही से बोला इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4, मतलब एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4, पावर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, अ ब्लैक बॉडी इज एट रूम टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। एक ब्लैक बॉडी है जो इतना टेम्परेचर पर है, इमिट्स एनर्जी एट द रेट, इमिट्स एनर्जी एट रेट का मतलब टेम्परेचर मतलब पावर, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेकंड वाले क्या होगा, सेकंड टी पे पावर 4 होगा बेटा, तो 273 प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो टी यहां पर कितना दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 727 तो हमको रखना नहीं है, हमको कितना रखना है, केल्विन में रखना है। 273 प्लस कर देंगे। हाँ तो 727 प्लस आप क्या करोगे 273 ऐड कर दोगे, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1000। तो यहाँ क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1000 का पावर 4। तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, कैलकुलेट रेडिएशन पावर, यानी रेडिएशन पावर निकालनी है फॉर स्फीयर whose टेम्परेचर इज 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एक स्फीयर है उसकी रेडिएशन पावर निकालनी है जिसका टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, रेडियस 2 मीटर है और इमिसिविटी 0.8 है। सब कुछ दिया हुआ है आपको, है ना। आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है कितना 227 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको केल्विन में बदल देता हूं, 227 अब प्लस 273 500 केल्विन हो गया बेटा। रेडियस दिया हुआ, यहाँ एरिया, पावर निकालना ना मेरे को, तो ये तो एक पर ब्लैक बॉडी नहीं है, तो ब्लैक बॉडी नहीं है तो पावर क्या इस्तेमाल करोगे, ई ए सिग्मा और टी पे पावर 4 ये लगाओगे ना। एक दूसरे बॉडी के लिए तो ये लगाओगे, ब्लैक बॉडी के लिए वो ई नहीं रहता है, वैसे भी ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ई तो दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया बेटा 0.8, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, स्टीफन कांस्टेंट वो भी मेरे को पता है, एरिया नहीं दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकालोगे सर स्फीयर की लगाएंगे, एक स्फीयर का दिया हुआ है, तो एक Yes, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एरिया यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो सर सरफेस 4 एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई और आर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 16 पाई। 16 तो यहाँ पाई, पर P इज इक्वल टू 0.8, एरिया 16 पाई, स्टीफन कांस्टेंट में कितना बोल रहा हूँ 5.67 इंटू 10 to power -8 इंटू टेम्परेचर दैट इज 500 केल्विन, तो 500 का पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 0.8 इंटू 16 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 5.67 इंटू 10 to power -8, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 पे पावर 4, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6 to 5 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 8,
मैं 0 को 5 को अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका जो 2 0 है वो 10 पे पावर 8 हो जाएगा, तो ये 10 पे पावर 8 और 10 पे पावर माइनस यहाँ पर कैंसिल कट जाएगा। कट जाएगा। अब पावर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.8 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 5.67 इंटू 625, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, कुछ भी आएगा, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 142,430.4। तो इसको, ये तो वाट में आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 142.43 किलोवाट। 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 10 डेसिमल आ जाएगा, तो डेट इज द किलोवाट। इतना पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ये वाट में आ रहा है, और 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया 142 किलोवाट आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया सभी आदमी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं, थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं यहाँ पर, पीछे थोड़ा सा आ रहा है। स्टीफेंस लॉ में एक और चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन अभी करवा देता है। मैं एक ब्लैक बॉडी ले रहा हूं यहाँ, है ना, एक ब्लैक बॉडी है, और ये ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T1 पर है, तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ की कुछ ना कुछ तो लाइट ये इमिट करेगा, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, लैम्डा M1 मान लेता हूँ, है ना, और इसकी कुछ ना कुछ पावर भी होगी, तो पावर कितना बेटा, P1। सिमिलरली इसके टेम्परेचर को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इंक्रीज कर दे रहा हूँ। मान लो यहाँ इसका टेम्परेचर मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये ब्लैक बॉडी है और इसके टेम्परेचर को मैं और एक बढ़ा दे रहा हूँ, तो बढ़ा दे रहा हूँ तो लैम्डा M चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा, T2 कर दे रहा हूँ तो ये लैम्डा क्योंकि प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो ये लैम्डा M2 जो है ना मैक्सिमम वेवलेंथ दे रहा है, इसकी पावर भी अब चेंज हो जाएगी क्योंकि पावर टेम्परेचर पे, तो पावर मैं P2 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी P1 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा ए, सेम ब्लैक बॉडी है बस टेम्परेचर मैंने चेंज किया, सिग्मा ए T1 का पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर P2 निकालोगे बेटा तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए और T2 का पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। अब यहाँ पर दोनों का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, यानी पावर 1 बाई पावर 2, तो पावर 1 बाई पावर 2 कितना हो जाएगा, T1 बाई T2 का पावर 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है दोनों में, तो रेशियो में तो इकट्ठ ही जाएंगे, है ना, तो T1 बाई T2 का पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा वीन्स लॉ लगाता हूं, तो अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, तो वीन्स लॉ क्या कह रहा है कि लैम्डा M1 बाई लैम्डा M2 इज इक्वल टू क्या रेशियो होगा, T2 बाई T1, है कि नहीं। अगर मैं इसको T1 बाई T2 करूं तो आपको क्या रखना पड़ेगा, लैम्डा M2 बाई लैम्डा M1, लैम्डा M1। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, T1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या है, T1 बाई T2 का पावर 4, तो T1 बाई T2 की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, यस यानी सर। पावर को मैंने लैम्डा ले गया, पावर को मैं किसके टर्म्स में ले गया हूं, टेम्परेचर के टर्म्स में है तब तो सही है, अब वेवलेंथ के टर्म्स में ले गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पावर को मैं क्या किया, वेवलेंथ के टर्म्स में ले गया, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, P1 बाई P2 इज इक्वल टू लैम्डा M2 बाई लैम्डा M1 का पावर 4। ये मैंने स्टीफन को और विंस को क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया। सही है ना बेटा? यस सर। चलिए अब यहां पर आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, लास्ट टॉपिक है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है रेट ऑफ कूलिंग, किस रेट से कूल होगा कोई बॉडी, तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यानी कोई बॉडी कितना फास्ट रेट से कूल होगा ये डिपेंड करेगा कि उसके और बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। अगर बॉडी और उसके बीच में, सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फास्ट रेट से कूल करेगा, बहुत जल्दी कूल हो जाएगा। जल्दी कूल होने का नहीं मतलब फास्ट रेट से कूल होगा, जल्दी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ गया ना, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो बेटा
कि मान लीजिए कि आपके पास एक एक आप कहीं रूम में हो, आपके पास एक कप टी है यहाँ पर, है ना, एक कप है और उसमें चाय रखा हुआ है और उसकी टेम्परेचर जो 50 डिग्री सेल्सियस। पहला कप है कप ए, दूसरा भी एक कप है मेरे पास, टन टनाटन, ये भी कप बी है और इसका टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो आप ये बात मेरे को बताओ कि किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, ए वाला कप का या बी वाले कप का रेट ऑफ कूलिंग? सर ए का। सर डी का। यहां पर क्या बोल रहा हूं? सर ए। ए। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है न्यूटन का लॉ? न्यूटन का लॉ कूलिंग क्या कहता है कि द रेट ऑफ कूलिंग, कितना फास्ट रेट से वो कूल होगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द टेम्परेचर, सराउंडिंग के बीच का जो डिफरेंस। तो भैया यहां पर कप ए का डिफरेंस कितना है? 50। 50 नहीं 25 है ना। सराउंडिंग और उसके बीच में कितना डिफरेंस है? 25। सर यस सर 25। 25 डिग्री सेल्सियस। कप बी का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 15। 15। तो भैया जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा, यही तो कह रहा है ना, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जिसका ज्यादा अंतर होगा वो ज्यादा रेट से कूल हो रहा है, वो फास्ट रेट से क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। और ये कभी मत करना कि वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ फास्ट ऑफ कूलिंग उसकी ज्यादा है, ये कभी मत कर देना कि वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी ए वाला जल्दी ठंडा होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं जो हूं ना, एक कुतुब मीनार है दिल्ली में आपके है, तो एक मेरा दोस्त कुतुब मीनार के बिल्कुल पास है और मैं कुतुब मीनार से 10 किलोमीटर दूरी पे, वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अपनी गाड़ी जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, अब मैं अपनी गाड़ी जो है 100 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं, तो पहले कौन पहुंचेगा? मेरा दोस्त पहुंचेगा ना, है ना, क्योंकि उस वो नजदीक है। तो बहुत सारे बच्चे रेट ऑफ कूलिंग का मतलब वो जल्दी ठंडा होगा, नहीं, जल्दी ठंडा मैं नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है कोई 25 डिग्री सेल्सियस हो, कोई चाहे अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो रेट ऑफ कूलिंग उसका कम होगा, लेकिन वो जल्दी ठंडा, क्योंकि उसको 2 ही डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करना है। कोई 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी होगी तो उसका रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगा, लेकिन उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। जैसे मेरा दोस्त जल्दी पहुंच गया तो 30 किलोमीटर पर आवर से, उसका रेट तो स्लो है, लेकिन वो जल्दी पहुंच गया वहां पर डेस्टिनेशन पर। क्यों जल्दी पहुंच गया? क्योंकि उसके नजदीक था वो। मैं 100 किलोमीटर चला रहा हूँ, उसके 3 गुना स्पीड से भी लगभग चला रहा हूँ, फिर भी मैं लेट से पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मेरे में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, मेरी स्पीड फास्ट है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। रेट ऑफ कूलिंग इज ग्रेटर दोज व्हिच हैव ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। बट कौन जल्दी ठंडा होगा, दैट डिपेंड्स। समझ रहे हो बात की नहीं? ये मत करना कि वो जल्दी ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो फास्ट रेट से कूल होगा, यानी ये वाला चाय फास्टर रेट से कूल हो रहा है इसके रिस्पेक्ट। मान लो ये 10 मिनट में 30 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जा रहा है, तो ये 10 मिनट में 25 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा हो, तो रेट तो ए वाले का फास्ट है। जल्दी कौन होगा ये डिपेंड्स करेगा कौन उसके कितना करीब है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर आते हैं, मान लो एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी का टेम्परेचर पहले था T1, बाद में क्या हो गया T2, घटा कूल हुआ, ये हुआ ठंडा, और ठंडा होकर T2, और ये इसको जाने में T टाइम लगा, T1 से T2 वो पहुंच गया और T1 से T2 पहुंचने में उसको T टाइम लगा। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसका T सराउंडिंग, उसको मैं T0 मान लेता हूं, है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन लॉ के हिसाब से रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी चीज का रेट तो टाइम से डिवाइड करके ही बनाते हो। तो यहां पर रेट ऑफ कूलिंग, और वो क्या कहता है रेट ऑफ कूलिंग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा बेटा?
T1 माइनस T2 कितने टाइम में ले रहा है, T टाइम में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यहां पे लिख सकते हो आप T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, K आ गया, और यहां पर क्या लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है, T0 है। यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या लेंगे भाई, वो तो T1 पे से T2 चला गया, ये भी बॉडी के उसी बॉडी का टेम्परेचर है, ये भी उसी बॉडी का टेम्परेचर है, वो तो T1 से घट के T2 पे चला गया। तो यहां जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो कौन सा लोगे आप, T1 लोगे कि T2 लोगे, क्या मसला है। T1। और T1 क्यों लेंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा है, नहीं, नो सर, अच्छा हाँ, वो अपना वो है, आज से मतलब उसके शुरुआत साथ हुआ। है। अच्छा, यस सर। बॉडी का टेम्प भाई तो शुरुआत तो हुआ, लेकिन टाइम के साथ वो टेम्परेचर चेंज हो रही है। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है, यहां आपको लेना है एवरेज टेम्परेचर, ना तो पहला वाला लेना है ना दूसरा लास्ट वाला लेना है, आपको क्या लेना है, एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये तो हो ही गया, डिवाइडेड बाई T, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। और एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालोगे, T1 प्लस T2 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, यानी इसी फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो रेट ऑफ कूलिंग को, ये तो एक फॉर्मूला बन ही गया, हमेशा हमको एवरेज टेम्परेचर लेना है, यही ध्यान रखना है आपको। रेट ऑफ कूलिंग चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम क्या होता है, रेट। तो मान लो कोई बॉडी है और वो बहुत इन्फिनिटली है ना, पढ़े हो ना ऐसे वेलोसिटी वगैरह में भी पढ़े हुए कि एक बॉडी है और बहुत स्मॉल टेम्परेचर चेंज किया, दैट इज dt, है ना, इन्फिनिटली वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, कितने स्मॉल टाइम में, दैट इज dt, यानी dt टेम्परेचर चेंज किया उसने कितना टाइम में, dt टाइम में। तब रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt बाई dt, यही होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम, यही ना रेट ऑफ कूलिंग होगा, इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हो रेट ऑफ कूलिंग को, अगर स्मॉल चेंज होगा तो dt बाई टी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, और यहाँ पर आप इक्वल्स लिख के कांस्टेंट लिख सकते हो। क्लियर है बेटा, सर इस k की वैल्यू क्या होती है, किसकी, कांस्टेंट की। यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू ये डिपेंड करेगा, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होगा, जैसे अभी देखो ना, कांस्टेंट इट डिपेंड्स। अच्छा यहां पर आ जाइए, एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा बॉडी कूल्स फ्रॉम, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, जो कंसेप्ट अभी बताएं उसी पे बनेगा। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में 80 to 50 डिग्री आ जा रहा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू 60 to 30 डिग्री इन 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है, यानी एक बॉडी जो है 80 से 50 चला गया 5 मिनट में, तो 60 से 30 जाने में कितना मिनट लेगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है। तो पहले वाले के लिए लगाओ रेट ऑफ कूलिंग, तो क्या हो जाएगा बेटा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू क्या रखोगे, K, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो T1 कहां से कहां तक है, 80 माइनस 50 कितने मिनट में, 5 मिनट्स में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो यहाँ टेम्परेचर ऑफ बॉडी तो एवरेज लेना पड़ेगा आपको, एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, 80 प्लस 50 बाई 2, अब माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा, 80 में से 50 गया, बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, और ये कितना हो जाएगा 130, 80 प्लस 50, और 130 को डिवाइड कर दोगे 2 से, यहाँ पे देखो ना, तो 130 को डिवाइड करोगे 30 कितना आ जाएगा बेटा, 65, 65 माइनस 20, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 30 बाई 5 इज इक्वल टू K इंटू 45, है ना। तो ये कट जाएगा, कितने मरतबे कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा आपका 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बाई 45 इज इक्वल टू K की वैल्यू आ गई। अब एक K डिपेंड करेगा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट तो सेम रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब कह रहा है कि भाई 60 से 30 जाने में कितना लेगा, तो 60 से 30 वाले के लिए मैं लगा देता हूं, ठीक है ना, तो 60 से 30 वाले के लिए कितना हो जाएगा, वही T1 माइनस T2 बाई T इज इक्वल टू क्या करोगे, K, और क्या करोगे, TB माइनस TS। तो T1 माइनस T2 अब कितना है, 60 माइनस 30 डिवाइड बाई T, ये तो टाइम हमको निकालना है कि भाई कितना टाइम हो जा रहा है,
इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई, के तो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/45 इंटू क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एवरेज लेना पड़ेगा 60 + 30/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा बेटा 30/T इज इक्वल टू 6/45 इंटू कितना हो जाएगा 90/2 कितना हो जाएगा बेटा 45 ना। अब 45 में से 20 निकल जाएगा ना यहाँ पर, यहाँ इसकी वैल्यू कितना आएगा 25 ना। यस सर। 25 आ जाएगा। तो अब इसको कट कर दो, कट करो जरा। तो सर 5 9 से 45 और 5 5 से 25। हाँ तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, फिर इसको फिर कट सर कर 3 की 3 2 जो 6। यहाँ डायरेक्टली 30 को कट कर दिया ना, 6 से 30 कट हो गया 5 टाइम्स, और फिर ये 5 और 5 कट हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या आ गया 9 मिनट। चूंकि यहाँ मिनट में था इसलिए वो 9 मिनट बहुत ठंडा होगा। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी, इसको बनाइएगा, मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ ये नोट्स, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से 2 मिनट में ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर 20, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 71 से 69 बनाने में होते। अच्छा एक सवाल है मेरा यहाँ पर, बस एक लास्ट सवाल है, आप लोग बताइए, ये तो बनाइएगा, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए। और मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मान लीजिए कि चाय ही लेते हैं ना, चाय का एग्जांपल हम देख रहे थे, एक कप ऑफ टी है, ठीक है ना, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, कूल हो रहा है। वही कप जो है ना, सेम टी जो है ना, क्या 70 डिग्री सेल्सियस से 60, टेम्परेचर डिफरेंस 60 है ना, 10 डिग्री यहां भी ठंड कूल हो रहा है, 10 डिग्री यहां भी कूल हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या दोनों 10 डिग्री सेल्सियस कूल आने में सेम टाइम लेगा? एक ही चाय है, पहले वो 70 से 80 आ रहा है, यानी 10 डिग्री अपने आप को कूल कर रहा है, अगला वो 70 से 60 आ रहा है, तो क्या ये दोनों टाइम, यहां आने में वो टाइम T1 लिया, अब मान लो यहां आने में वो टाइम T2 लिया, तो क्या T1 और T2 दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? सर अलग अलग होंगे। अलग अलग क्यों अलग होंगे? अलग सर क्योंकि क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यूज अलग होंगी। डेल्टा टी की वैल्यू अलग होगी। यहां पर आप क्या निकालते हो ना, रेट ऑफ कूलिंग, वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग तो दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगा। यहाँ का एवरेज लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 150, है ना, आप 80 अब प्लस 70/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 150/2 कितना आ जाएगा बेटा 75, और 75 बॉडी का माइनस 30 कितना आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आ गया। यहां करोगे तो कितना आ जाएगा 70 और 30 कितना हो जाएगा 130 और 65 आएगा ना, और 65 से यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ टेम्परेचर डेल्टा टी कितना आ गया 35, तो भाई डेल्टा टी जिसका ज्यादा हो ग्रेटर कूलिंग, यानी यहाँ पहले वाला कम समय ले, अगला फिर 60 से 50 ज्यादा टाइम लेगा। सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर का डिफरेंस जितने ज्यादा रहेगा उतने वो जल्दी कूल होगा। तो एक क्वेश्चन ये देख लो जरा, बताओ तो ये, करा बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 70 degree in 5 minutes. The temperature of the same body will fall in 70 to 60 in less than 5 minutes. 5 मिनट से कम, equal to 5 minutes, 5 minutes में ही, more than 5 minutes, 5 minutes से ज्यादा, cannot say. तो what will be the answer of that question? सर more than 5 minutes. More than 5 minutes. क्योंकि सराउंडिंग के साथ उसका टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, कम हो गया, तो डेल्टा टी डिक्रीज हो गया, तो आप क्या करोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो आपका आंसर क्या होगा मोर देन 5। गॉट इट? ओके, चलिए, Yes, sir. वेरी Yes, मच फॉर टुडेज सेशन एंड हैव अ लवली नाइट। Thank you, sir.